in the last class we have read about autoimmunity and autoimmune disorder, मतलब ऐसी बीमारियों के बारे में हम लोगों ने पिछली बार पढ़ना शुरुआत की थी कि जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके अगेंस्ट हमारी जो है बॉडी काम करने लगती है। मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी जो है, हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है और हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसी बीमारियों को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे पिछले क्लास के स्लाइड्स को देखते हुए और आगे प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या है? ये इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द होस्ट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन सब्सटेंस। मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कीटाणुओं के अगेंस्ट उसको किल करने के लिए या फॉरेन बॉडीज को किल करती है, ऐसी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो उसके अगेंस्ट काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन बॉडीज के अगेंस्ट। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इम्यूनिटी को, हमारे इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी कैसे? थ्रू मतलब राइट फ्रॉम द बर्थ ये प्रेजेंट रहती है हमारे शरीर में, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग अवर लाइफ टाइम, कोर्स ऑफ लाइफ के दौरान। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम के अलावा भी हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चीजें होती हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में सहयोग करता है फॉरेन बॉडीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के अगेंस्ट उसके। ठीक है, हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स देखी थी जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके के सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो किस तरीके से, कौन कौन से सेल्स जो होते हैं काम करते हैं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को असिस्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था, T4 सेल्स होते हैं, T8 सेल्स होते हैं, T सेल्स, B सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब कुछ सेल्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि इम्यून डिसऑर्डर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। हम लोग बेसिकली इसको इम्यून डिसऑर्डर्स को 3 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो था इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग सुनते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, जिससे जो HIV से होता है, वो क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है HIV वायरस से और हमारे शरीर की इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है, वो एक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, एड्स। ठीक है, जबकि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं, वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का, हमारी इम्यून सिस्टम का ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जिसके कारण जो हम लोग बोलते हैं एलर्जी डेवलप हो गई। ठीक है, वो क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। और तीसरा जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, वो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मल तो होती है, लेकिन वो क्या करती है? हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट ही काम करने लगती है, मतलब मिसडायरेक्टेड हो जाती है। हमारे इम्यून सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है? हमारे शरीर को फॉरेन बॉडीज से, फॉरेन पैथोजन से, बाहरी बीमारियों से क्या बचाने का काम होता है। जबकि ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है? यही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारे नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगता है, हमारे बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगता है, उसको फॉरेन समझने लगता है। तो इन बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, जो हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं उसको पिछली क्लास से। तो ये क्या कहलाते हैं? तीसरे ग्रुप क्या है? ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज की हम लोग ने बात की थी कि ओरिजिन कहाँ हुई थी। पॉल एरलिच के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस स्लाइड को हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? हमारे होस्ट का, हमारे बॉडी का फेल्योर होता है बेसिकली रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का अपने ही पार्ट को। वो नॉन सेल्फ समझने लगता है, मतलब फॉरेन बॉडी समझने लगता है हमारे बॉडी के कुछ सेल्स को, जिसके कारण क्या करता है? विच
which allows our immune response against its own body cells and tissues। हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती है। ठीक है, इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यूनिटी इज ऑफन कॉज्ड बाय लैक ऑफ जर्म डेवलपमेंट, मतलब इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर भी होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होने में क्या होता है, हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और कुछ बाहरी वातावरण भी ऐसा कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण हमें ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो सकता है हमारे शरीर में। तो ऑटो इम्यून डिजीज हमने बात किया था कि ये लगभग 60 से 80 60 टू 80 क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज के कॉम्बिनेशन है। मतलब ढेर सारे ऐसे बीमारियां हैं 60 टू 80 लगभग, जो कि जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज विच आर ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, इसका प्रेवेलेंस हमने बात किया था कि लगभग ये 5 to 8% केसेस इन यूएस में पाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात करें तो लगभग 5 to 8% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। इसका प्रेवेलेंस हम लोग देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज का फीमेल्स पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स में। ठीक है, तो autoimmunity basically means immunity to self, a condition that occurs when the immune system mistakenly attacks and destroys healthy body tissues। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक प्रणाली जो होती है वो हमारे शरीर के सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग रही है, नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट। उसको क्या समझ रही है कि ये फॉरेन है, फॉरेन बॉडी है। तो हम लोगों ने ये भी बात किया था कि इसमें कुछ टॉलरेंस, एक वर्ड हम लोगों ने समझा था कि जैसे हमारे शरीर में टी सेल्स और बी सेल्स डेवलप होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल्स भी डेवलप हो जाते हैं कि वो उनमें ये क्षमता नहीं रहती है कि हमारे शरीर के सेल्स को वो अपना समझ रहे हैं या पराया समझ रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि ऐसे सेल्स को क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, उसको हमारे बॉडी में ऐसी कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके कारण उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पोटेंशियली सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स कुछ ऐसे डेवलप हो जाते हैं हमारे शरीर में, बनते रहते हैं वो, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स को ही पराया समझते हैं। तो इनको साफ करने के प्रोसेस, इनको क्लियर करने का प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक तो सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं, जो कि बोन मैरो और थाइमस में होता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल टॉलरेंस, जो कि सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फ नोड्स में होता है। तो दो प्रोसेस से, सेंट्रल टॉलरेंस से और पेरिफेरल टॉलरेंस से, इस तरीके के एबनॉर्मल सेल्स जो बन जाते हैं हमारे शरीर में, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नॉर्मली। लेकिन फिर भी कुछ सेल्स ऐसे बच जाते हैं जो कि आगे चल के कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल, कुछ बाहरी वातावरण, कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पहले से है कि ऐसे सेल्स जो होते हैं बच्चे अगर रह जाते हैं, तो हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को ही वो क्या करने लगते हैं, पराया समझने लगते हैं, फॉरेन बॉडी समझने लगते हैं और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल टॉलरेंस हम लोगों ने पढ़ा कि क्या है। सेंट्रल टॉलरेंस जिसमें कि लगभग 2 to 5% ऑफ डेवलपिंग टी सेल्स मैच्योर होके रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम थाइमस, और ये रिमेनिंग टी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड एज दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग। मतलब हमारे थाइमस और बोन मैरो में ऐसे कुछ एबनॉर्मल सेल्स, जो कि हमारे शरीर के हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को वो एबनॉर्मल समझते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये क्या होता है, जब बोन मैरो और थाइमस में ऐसा प्रोसेस हो रहा है एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का, तो हम उसको सेंट्रल टॉलरेंस बोलते हैं। ऐसी टॉलरेंस, सच टॉलरेंस to self-antigen mediated by thymus that occurs in embryonic life is called central tolerance। ये क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही शुरुआत हो जाती है ऐसे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोले, क्या नाम दिए, सेंट्रल टॉलरेंस। दूसरा है, हम लोगों ने बात किया था पेरिफेरल टॉलरेंस। ये कहाँ पे होता है, पेरिफेरल टॉलरेंस में ऐसे एबनॉर्मल सेल्स, टी सेल्स और बी सेल्स, जो कि
वो बन चुके हैं हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स को एबनॉर्मल समझ सकते हैं। ऐसे सेल्स अगर बन चुके हैं और उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज में, लिम्फ नोड्स में, तो इस तरीके के टॉलरेंस को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल टॉलरेंस। मींस दिस refers to several backup mechanism। अगर सेंट्रल टॉलरेंस मतलब बोन मैरो और थाइमस में अगर ये टॉलरेंस नहीं हो पाता, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं ऐसे एबनॉर्मल सेल्स, तो वो कहाँ आके डिस्ट्रॉय होते हैं? पेरिफेरल लिम्फ नोड्स में डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। आई थिंक इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही तो बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। अगर कई बार ऐसा होता है कि ये टॉलरेंस अगर फेल्योर हो जाता है तो ऑटो इम्यूनिटी, अगर मान लो कि सेंट्रल टॉलरेंस या पेरिफेरल टॉलरेंस जिसमें कि एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो क्या होगा? कुछ ऐसे एबनॉर्मल सेल्स क्या होंगे हमारे बॉडी में, रह जाएंगे। इसको बोलते हैं फेल्योर ऑफ टॉलरेंस ऑटो इम्यूनिटी। तो फेल्योर ऑफ टॉलरेंस टू प्रोटेक्ट होस्ट फ्रॉम सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ प्रोटीन सेल्स एंड ऑर्गन्स बाय ऑटो एंटीबॉडीज और सेल्फ रिएक्टिव टी सेल्स। ऐसा क्या होता है? 3 to 8% ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, उनमें ऐसा होता है कि ये टॉलरेंस की जो कैपेसिटी और टॉलरेंस की जो एबिलिटी होती है, जो मैकेनिज्म होता है, उसका फेलियर हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ? ऑटो इम्यून डिजीजेस डेवलप हो गई। ठीक है, तो फैक्टर्स, कुछ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए? अगर मान लो उसमें कुछ हाई डोज ऑफ एंटीजन, कुछ ढेर सारे ऐसे एंटीजन्स बाहरी वातावरण से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बॉडी में एंटर कर गए तो, और वो परसिस्ट कर गए, मतलब काफी समय तक के लिए रह गए। ठीक है, और किस रूट से जा रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉजेज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज के कॉजेज में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बात किया था कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, और ये आप स्लाइड अगर दिख रही है सबको तो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, हमारे जीन्स में पहले से ऐसा कुछ मौजूद रहता है। और मान लो कि कुछ बाहरी वातावरण से भी हमको ऐसा इन्फेक्शन हो गया, मान लो किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? मान लो जेनेटिक फैक्टर भी है और बाहरी वातावरण से भी कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया किसी ऑर्गेनिज्म से, वायरस से, बैक्टीरिया से, जो कि दोनों मिलके क्या किया? इंड्यूस कर दिया हमारे ऑटो इम्यून रेगुलेशन को, क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया, और ऑटो इम्यून बीमारी डेवलप हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो गई। आप लोगों ने सुना होगा डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 के बारे में, ग्रेव्स डिजीज के बारे में, ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस आपने सुना होगा, एसएलई सुना होगा। ये सब क्या है? हमने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिजीज हैं। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ये तीनों का अगर ये कॉम्बिनेशन ये किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसा मिलके क्या किए? हमारे इम्यून रेगुलेशन को क्या किए? डिस्टर्ब कर दिए, तो जिसके कारण क्या हुआ? ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो गई। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो कि हाइपोथेसिस दी जाती है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ टॉलरेंस, इसमें क्या क्या है? फेल्योर टू डिलीट ऑटो रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, मतलब ऐसे लिम्फोसाइट्स जो बने हमारे शरीर में एबनॉर्मल, उसको हमारा शरीर क्या हुआ? सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस मिलके भी अगर उसको किल नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया बेसिकली, तो वो क्या कर सकता है? हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को डेवलप करने में मदद करेगा, हेल्प कर देगा। और कुछ ऐसी चीजें होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री में क्या होता है? मान लो किस तरीके का हमको इन्फेक्शन होता है, और जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन होता है, हमने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस से थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कुछ ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो हमारे
शरीर के सेल्स के जैसे होते हैं, उसमें ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे बॉडी के सेल से मिमिक्री करती है, मतलब उसके जैसी लगती है शरीर को, हमारे बॉडी को। तो एंटीबॉडीज जो बनते हैं उसके अगेंस्ट, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको भी फॉरेन समझते हैं हमारे बॉडी के सेल्स को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। तो सेंट्रल टॉलरेंस, पेरिफेरल टॉलरेंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री किसी के कारण डेवलप हो जाती है, किसी इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप करने में मदद करता है, और हमारे शरीर में, ह्यूमंस में ऑटो इम्यून बीमारियां डेवलप हो सकती हैं। ऑल टुगेदर ऑटोइम्यूनिटी में भी ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक, वायरल, ड्रग इंड्यूस, मतलब हमने बताया कि जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मान लो जेनेटिक्स पहले से हमारी कुछ ऐसी है, इस तरीके की है कि वी आर प्री डिस्पोज्ड, हम मतलब हम लोग पहले से क्या है, प्री डिस्पोज्ड है कि हमें जेनेटिक कुछ ऐसा प्रीडिस्पोजिशन है कि ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप हो सकती है। और बाहर से कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, मान लो इस तरीके का, कुछ ड्रग इंड्यूस हो सकता है, कुछ ऐसी हम लोगों ने दवा ले ली, कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म हो गया, इम्बैलेंस हो गया हार्मोन्स का हमारे शरीर में, दवा या इन्फेक्शन के कारण मान लो। तो ये सब मिलके क्या कर सकते हैं, सब मिलके जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर क्या मिलके ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप होने में डेवलप करा देते हैं, कह लो, ठीक है। Some autoimmune diseases may have genetic component and are triggered by external factors. मतलब कुछ ऐसे कुछ ऑटोइम्यून डिजीज क्या होते हैं जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट हमारे शरीर में पहले से प्रेजेंट है, हमारे जीन्स में, और कुछ उसको ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स, बाहरी तत्व ऐसे, जैसे कि इन्फेक्शन कोई हो गया, किसी तरीके की इंजरी हो गई। अदर्स आर प्रोबेबली स्ट्रिक्टली कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। कुछ तो ऐसे हो गए ऑटोइम्यून जिसमें कि जेनेटिक कंपोनेंट हमारे में पहले से प्रेजेंट था और एक ट्रिगर चाहिए, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई या कोई हम लोगों ने दवा ले ली ऐसे, ठीक है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या किया, जेनेटिक इस तरीके का ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप कराने में मदद किया। लेकिन कुछ ऐसी भी इम्यून ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं जिसमें कि ज्यादातर क्या होते हैं उसमें एनवायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि इन्फेक्शन या इंजरी ही रिस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। तो ये स्लाइड दिखा रही है कि क्या जेनेटिक फैक्टर्स अगर पहले से प्रेजेंट है और इन्फेक्शन या एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो गया हमारे शरीर में इस तरीके का कुछ, जो कि दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी के प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कर रहे हैं, डिसरेगुलेट कर दे रहे हैं। इम्यून रेगुलेशन को क्या किया उन्होंने, दोनों फैक्टर्स मिलके डिसरेगुलेट कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, अल्टीमेटली ऑटो इम्यून डिजीज। ये आप देख रहे होंगे अगर स्लाइड को दिख रही होगी, ये क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स। ये दूसरा क्या दिखा रहा है, इन्फेक्शन या एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जिसके कारण मिलके क्या हुआ, हमारा इम्यून रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गया, और ये इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट ही काम करने लगा और उसको एबनॉर्मल समझ के डिस्ट्रॉय करने लगा। तो ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून बीमारी क्या होती है, डेवलप हो सकती है, ठीक। तो मैकेनिज्म क्या हो सकता है, एंटीजेनिक अल्टरेशन हो सकता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो सकती है, ठीक है, अल्टर्ड टी और बी सेल फंक्शन हो सकता है, ठीक है, क्रॉस रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन हो सकता है। ये सब क्या क्या है, मैकेनिज्म है जिसके कारण क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो गई। हम लोग सब लोग रूमेटिक फीवर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं कई बार। आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा, रूमेटिक फीवर हो गया, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गई। रूमेटिक फीवर में क्या होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री। हमने बताया कि क्या होता है ये मॉलिक्यूलर मिमिक्री, मतलब मिमिक करना, मतलब उसकी तरीके से लगना। एक मॉलिक्यूल मान लो बाहर से इन्फेक्शन हुआ है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस,
के कारण हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है। खासकर देखोगे बच्चों में क्या होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन थ्रोट में हो जाता है, जिसके कारण क्या हुआ, ये बैक्टीरिया ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस वो क्या करता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एम प्रोटीन एक्सप्रेस होती है। ये एम प्रोटीन के अगेंस्ट क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हमारे बॉडी में क्या हुआ, आईजीजी एंटीबॉडीज बने, ठीक है, अगेंस्ट एम प्रोटीन। इस एम प्रोटीन के अगेंस्ट क्या हुआ, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बने, आईजीजी एंटीबॉडीज एम प्रोटीन के अगेंस्ट। लेकिन ये एंटीबॉडीज जो बने वो हमारे बॉडी में जो है कार्डियक सेल्स, आप देखें ये कार्डियक सेल्स में ऐसे कुछ टिश्यूज होते हैं वॉल्स में, जहां भी जहां उसके अगेंस्ट जो है वॉल्स में जाके वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ये एंटीबॉडीज वहां जाके डिस्ट्रॉय करते हैं, वहां एडहेर करके इस वॉल्स को क्या करते हैं, हमारे कार्डियक वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट एम प्रोटीन कैन बाइंड टू मॉलिक्यूल्स ऑन कार्डियक सेल्स दैट आर वेरी सिमिलर टू एम प्रोटीन। क्योंकि ये एम प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बने वो ऐसा ही एम प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में कार्डियक वॉल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे भाई, ये समझे कि ये भी क्या है, फॉरेन बॉडी है, फॉरेन सेल्स है हमारे बॉडी में इंटर जो करके गए। तो ये एंटीबॉडीज क्या किए, आईजीजी जो बने वो हमारे कार्डियक वॉल्स में आके क्या करे, डिस्ट्रॉय करने लगे उसको। एंटीबॉडी इंड्यूस इंजरी टू हार्ट वॉल्स, ये क्या करते हैं फिर हमारे हार्ट के वॉल्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो रिमेटिक फीवर में क्या होता है, ये क्या होता है, फिर रिमेटिक फीवर में डेवलप हो गया, जिसमें कि क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मिमिक्री हुई, ठीक है। तो आप लोग ये समझ रहे हैं ना किस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस ए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, जिसमें कि एम प्रोटीन होती है, और इस एम प्रोटीन के अगेंस्ट क्या हुआ, आईजीजी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में बना, जो कि जाके कार्डियक वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लगा, क्योंकि उसको भी क्या समझा, ये फॉरेन बॉडी समझ रहा है उसको भी। आईजीजी एंटीबॉडीज जो बने वो हमारे कार्डियक वॉल्स को भी क्या समझ रहे हैं, फॉरेन बॉडी समझ रहे हैं और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूमेटिक फीवर में ऐसा हो सकता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री का एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या क्या बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, इस स्लाइड्स में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, ब्रेन में हो सकता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कुछ एंटीबॉडीज बन जाए, आईज इन्वॉल्व हो सकता है, माउथ इन्वॉल्व हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो सकता है, थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकता है, आप ग्रेव्स डिजीज का नाम सुने होंगे जिसमें कि थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्व हो जाता है, लंग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप लोगों ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम सुना होगा, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कि हमारे बॉडी के जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेनक्रियाज इन्वॉल्व हो सकता है, पेनक्रियाज जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, पेनक्रियाज के सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज बन जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। स्किन इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे कि एसएलई अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो उसमें क्या होता है, हमारे स्किन के अलावा भी मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एसएलई में। सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस जिसको बोलते हैं, ये भी क्या है, एसएलई एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो हार्ट भी इन्वॉल्व सकता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा रिमेटिक फीवर में क्या होता है, कार्डियक वॉल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, यूटेरस, ओवरी, सर्विक्स, मतलब इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बॉडी के ढेर सारे पार्ट्स जो हैं ऑटो इम्यून डिजीज में अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक। तो ऑटो इम्यून डिजीज का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जो कि ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज, और कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज को सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज की बात करें तो उसके एग्जांपल क्या क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, याद रहेगा, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें क्या हो रहा है, पेनक्रियास, देखा जाए तो पेनक्रियास जो है
हमारे बॉडी का ऑर्गन स्पेसिफिक हो गया ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि पेनक्रियाज इन्वॉल्व हो जाता है। गुड पास्चर सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ग्रेव्स डिजीज, जिसमें कि थायराइड इन्वॉल्व होता है। हसीमोटोस थायराइडाइटिस, इसमें भी क्या हो रहा है थायराइड इन्वॉल्व हो रहा है। ऑटो इम्यून परनीशियस एनीमिया, जिसमें कि क्या होगा हमारे रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या होंगे उसमें ऑटो इम्यून परनीशियस एनीमिया में इन्वॉल्व होंगे। ऑटो इम्यून एडिशंस डिजीज, विटिलिगो, विटिलिगो भी सब लोगों ने सुना होगा। विटिलिगो में क्या होता है हमारे स्किन इन्वॉल्व हो जाता है, देखे होंगे आपको विटिलिगो के केसेस, वाइट वाइट स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं पूरे शरीर में, विटिलिगो। तो ये क्या होते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज, इसके एग्जांपल आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप है और सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें कि रूमेटाइड आर्थराइटिस आता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या होता है खासकर हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और भी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, लेकिन आप देखेंगे कि पेरिफेरल जॉइंट्स जो है जैसे कि हैंड्स और पेरिफेरल जॉइंट्स जो होते हैं हमारे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्क्लेरोडर्मा, ये भी क्या है सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। एसएलई हम लोगों ने पहले बात किया, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और स्किन, जैसे कि स्किन भी दिखता है कि इसमें बटरफ्लाई लीजन्स मिलते हैं हमारे फेस पे। ठीक है, तो एसएलई भी क्या है सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज है। दूसरा एग्जांपल क्या है प्राइमरी जॉर्गन सिंड्रोम, पॉलीमायोसाइटिस, ये सब क्या है एग्जांपल ऑफ सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज। तो आप लोग एग्जांपल याद रख सकते हैं कि कौन कौन से ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिक है, कौन कौन से ऑटोइम्यून डिजीज वो सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है, मतलब उसका मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी स्लाइड के साथ। तो मेजर एग्जांपल क्या क्या हो गए, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हम लोगों ने सुना, इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि वो क्या करता है पेनक्रियाज को इन्वॉल्व करता है, वो क्या है ऑर्गन स्पेसिफिक। सीलिएक डिजीज, जिसमें कि सीलिएक डिजीज के बारे में भी आपको आप आगे बताएंगे, सीलिएक डिजीज भी क्या होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। एसएलई सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ये सब क्या है मेजर एग्जांपल्स हैं। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, एसएलई, जॉर्गन सिंड्रोम, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, हसीमोटोस थायराइडाइटिस, ग्रेव्स डिजीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा के बारे में सुना होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड कुछ एलर्जीज भी होती हैं जो कि ऑटोइम्यून इसमें मेजर एग्जांपल पे आती है। ठीक है, आप लोगों को कुछ एग्जांपल याद रखना पड़ेगा ऑटोइम्यून डिजीज का। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो कि आप लोग पहले से सुनते आए हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, एसएलई, ग्रेव्स डिजीज, ये सब आप लोग एग्जांपल सुनते आए हैं, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कई जगह पे, तो ये आपको एग्जांपल याद रखने होंगे। तो ऑटोइम्यूनिटी कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी, और कुछ जैसे कि आईज में आईज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसमें क्या होता है ऑटोइम्यून यूवेइटिस। ठीक है, रूमेटिक फीवर में हम लोगों ने देखा कि कार्डियक सेल्स भी कार्डियक वॉल्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, पैम्फिगस, गुड पास्चर सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1, एडिसन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब कुछ क्या है ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ autoimmunity autoimmune disease which occurs in us, ठीक है, और इन ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये कुछ एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग ऑटोइम्यून एंडोक्राइन डिजीज के बारे में बात करें, मतलब ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज जो कि इंडोक्राइन सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आता है हसीमोटोस थायराइडाइटिस, हसीमोटोस डिजीज जो कि थायराइड को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, हसीमोटोस डिजीज आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड पेरोक्सीडेज, ये थायराइड पेरोक्सीडेज क्या होता है एंजाइम होता है जिसके अगेंस्ट क्या होती है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हसीमोटोस डिजीज, जो कि थायराइड ग्लैंड को इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरा है प्राइमरी मिक्सिडीमा, जिसमें क्या होता है एट्रोफी ऑफ द थायराइड हो जाती है, मतलब थायराइड
ग्लैंड जो होता है वो छोटा होने लगता है, एट्रोफी होने लगती है उसकी। तीसरा है ग्रेव्स डिजीज, जिसमें कि ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के अगेंस्ट क्या होते हैं, एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। तो ये हाशिमोटोज हो गया, आप ग्रेव्स हो गया, ये क्या है, ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज जो कि थायराइड ग्लैंड को इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें कि पैनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। तीसरा है एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में कौन सा ग्लैंड इन्वॉल्व हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड। एडिसन्स डिजीज में एड्रिनल ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि क्रोनिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है ये। एड्रिनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस इनसफिशिएंट स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसके कारण क्या होता है, एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, इनसफिशिएंट स्टेरॉइड हार्मोन बनने लगता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होते हैं, कई स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं हमारे शरीर में और हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। एडिसन्स डिजीज में क्या हुआ, ये इनसफिशिएंट मात्रा में बनते हैं, ठीक है। दूसरा है गोनैड्स को जो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून ऊफोराइटिस, जिसमें कि ओवरीज का क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। ओवरीज इन्वॉल्व होते हैं, ऑटो इम्यून ऊफोराइटिस। दूसरा है गोनैड्स को जो इन्वॉल्व कर रहा है, ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस। ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस में क्या होता है, टेस्टिकुलर पेन होता है, मतलब टेस्टिस हमारा क्या इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून ऑर्काइटिस। और दूसरा क्या है, पिट्यूटरी का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वो क्या एग्जांपल है, लिम्फोसिटिक हाइपोफाइसाइटिस, ठीक है। जिसमें कि लो प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर हार्मोन्स बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू ऑटो एंटीबॉडीज एंड ऑटो इम्यूनिटी। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होते हैं, हार्मोन्स की मात्रा कम निकलने लगती है, बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं उसके सेल्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं और आपको काम आएगा। ये चार्ट, ये स्लाइड क्या शो कर रहा है कि फीमेल्स में है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल। जैसे कि चौगरन सिंड्रोम में देखेंगे ये फीमेल